हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम सबसे पहला आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक शायरी के साथ। तो शायरी आसमां इतनी बुलंदियों पे जो उतराता है, आसमां इतनी बुलंदियों पे जो इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। तो भाई आप लोगों को शायरी पसंद आया होगा। तो भाई मैं बात करता हूँ आज क्लास 10th का साइंस का, वो भी हरियाणा बोर्ड। माय नेम इज ओम प्रकाश वर्मा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं ओटीसी की दुनिया में, जहां पे हर आपका सब्जेक्ट और हर एक डाउट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे। ये हमने भी वादा कर रखा है, आप भी प्लीज वादा कीजिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ऐसे ही प्यार बनाए रखे। ओटीसी स्टडी स्मार्ट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आओ भाई, ओटीसी के सफर में हम बात करने वाले हैं आज कौन सा, क्लास 10th का साइंस का। जैसे हमने अपने वादे को पूरा किया भाई कि हम सारे सेशन को, हम सारे जितने भी इसके सेट आए हुए हैं ABCD साइंस का, हरियाणा बोर्ड का, हम धीरे धीरे सारे अपने चैनल पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो हम आ चुके हैं क्लास 10th का साइंस का सेट डी पर। तो सेट डी को हम करने वाले हैं अपना स्टार्ट। तो आप लोगों को ओटीसी स्टडी स्मार्ट ठीक क्यों चूज करना चाहिए, तो आइए हम आपके लिए बेहतरीन प्लान लेकर आए हुए हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, टेस्ट प्रैक्टिस। हम भाई आप लोगों को जो आप बोलोगे, आप लोगों के लिए सैंपल पेपर तैयार करके देंगे, वो भी 80 मार्क्स का। जो जैसा पेपर का वेटेज होगा उस हिसाब से अपना हम क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी बिल्डअप हो जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई एक्स्ट्रा रिव्यू का। आपको किसी बात का अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हम पर्सनली आपको मेंटर करने के लिए क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे। मैथ और फिजिक्स के लिए मैं आता हूं, और आते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए हमारे MVG सर। तो वो भी आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आपके लिए अवेलेबल रहेंगे 24/7 आवर्स। अब बात करते हैं हम तीसरे में, होमवर्क हेल्प। आपका जो भी होमवर्क रहेगा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, हमारा कोशिश यही रहेगा कि आपको होमवर्क को क्या किया जाए, दूर किया जाए और आपको स्ट्रेस फ्री किया जाए, ताकि आप अपने पढ़ाई को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। तो आओ भाई, आजा भाई। तो बेसिकली हमको सबको पता है कि साइंस में 3 सेक्शन होते हैं, तो सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C पे हम सबसे पहले बात करेंगे A सेक्शन से, फिर स्टार्टिंग होगी B पर, फिर स्टार्टिंग होगी भैया सेक्शन C पे। आपका अपना ओमी सर लेकर आ चुके हैं सेक्शन A। सेक्शन A क्लास 10th का फिजिक्स, जो कोड कौन सा है, D है। 2024 और 23 का, 23 और 24 का क्या हमारा सैंपल पेपर होने वाला है भाई ओमी सर। तो स्टार्ट कर देते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो आओ भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने पढ़ाई को एकदम सीरियसली कर देते हैं स्टार्ट। और गाइस आपको लिए पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। ओटीसी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जाइए आप एग्जाम को फोड़ के आ जाइए। तो चलिए भाई हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द क्वांटिटी दैट हैज, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है, और मैग्नीट्यूड भी बताता है। दोनों ही कहानी होता है। तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट, बोथ ऑफ द अबव। ये दोनों ही चीजों को मैग्नेटिक फील्ड बताता है, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन। ठीक है सर, बिल्कुल। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हमें क्या देता है। राइट हैंड थंब रूल हमें क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है, फोर्स नहीं देता है। और ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। हमें राइट हैंड थंब रूल क्या देता है, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। फोर्स कौन देता है भैया, फोर्स हमारा देता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है। बिल्कुल बात सही कर रहे हो, बिल्कुल सर। अब अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड मूव फ्रॉम। अब कई बच्चे इसमें क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज, कहेंगे सर नॉर्थ से साउथ होगा। नहीं सर, नॉर्थ से साउथ नहीं होगा। कहां से कहां होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि लिखा है इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर। आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ, नॉर्थ से साउथ चलता है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट कहां से चलता है, साउथ से नॉर्थ चलता है। ये क्या है, मान लेता हूं ये क्या है हमारा, एक बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये क्या है साउथ पोल। तो बाहर चलता है कहां से कहां, नॉर्थ से साउथ। लेकिन ये बोला इनसाइड, इनसाइड कहां होता है, साउथ से नॉर्थ चलता है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है डिफाइंड 1 वोल्ट, डिफाइंड 1 वोल्ट। तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लग रहा है क्या,
1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, डिफाइंड 1 वोल्ट, वोल्ट का मतलब V इक्वल में ओम्स लॉ लगाते हैं, ये V इक्वल में क्या होता है IR। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करना तो 1 एम्पियर का करंट कर दो और 1 ओम का क्या कर दो रेजिस्टेंस कर देंगे, तो इसी को क्या कहेंगे 1 वोल्ट कहेंगे। तो वही कह रहा है 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल। अच्छा, यहां से डिफाइन कर लो भाई, इसको यहां से नहीं, सॉरी, यहां से करो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। 1 जूल चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को 1 जूल में जो मैं एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं वही हमारा क्या कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो वही 1 जूल ऑफ वर्क डन इज मूव चार्ज फ्रॉम 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज 1 वोल्ट। ठीक है सर, बिल्कुल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एसएस एंड रीजन की तरफ। तो आ जाते हैं भैया मस्त प्यारा सा, भाई हम चेक करते हैं रेशंस के ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग मेटल विच हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज फॉर द मेकिंग ऑफ फिलामेंट, बिल्कुल ट्रू है भाई, बिल्कुल ट्रू है। हम फिलामेंट इसीलिए यूज करते हैं ताकि वो भाई हमें ज्यादा से ज्यादा क्या दे, हीट प्रोड्यूस करे। ठीक है सर। रीजन क्या कह रहा है, फिलामेंट ऑफ बल्ब मस्ट रिटेन एज मच हीट जनरेट एज पॉसिबल एट मींस, हाँ बिल्कुल ये भी क्या हमारा ट्रू ही है। फिलामेंट में यूज करता ही ताकि हीट उसके अंदर क्या हो पाए, एमिट हो पाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके पास जितनी कैपेबिलिटी है वो सारा हीट दे पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं फिलामेंट का यूज करते हैं। यानी दोनों ही सही है, तो दोनों वाले सही ऑप्शन कौन से हैं भैया, ए। बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी सर, ठीक है, सही है। अब आता है भैया कौन से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही लाजवाब सा एक लाइन वाला आंसर हमारा आ चुका है। डिफाइंड पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, राइट। इस एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होता है, क्या होता है आर्मी, एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। डायोप्टर, इसको डी से दिखाया जाता है। बिल्कुल सर, हो गया, जकास। ठीक है सर। तो द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, और इसका भैया क्या होता है एसआई यूनिट डायोप्टर होता है। होपफुली आपको ये बातें पता होंगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन 7 में करते हैं डिफाइन फार पॉइंट। फार पॉइंट बताना है एंड नियर पॉइंट ऑफ मूवमेंट आइज विद द नॉर्मल विजन। तो फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है भैया, तो आपको लेकर आए हैं डेफिनेशन के टर्म में। फार पॉइंट क्या होता है, द फारेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली कॉल्ड फार पॉइंट। इसमें क्या होता है भैया, वो दूर से दूर डिस्टेंस जो हमारी आंखें दूर से दूर देख पाएगा उसे हम क्या कहेंगे, फार पॉइंट। बोला है ना फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान कितना दूर देख सकता है उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, फार पॉइंट। तो ही लिखा है द फारेस्ट पॉइंट अप टू which the eye can see object clearly called the far point of the eye, बिल्कुल क्लियर देख पाए, बिल्कुल क्लियर, उसको हम फार पॉइंट कहेंगे। the minimum distance at which the object can see most distance without any stress या strain is known as near point। और सबको पता है नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर पे होता है। और भैया फार पॉइंट लगभग क्या होता है, इनफाइनाइट होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर। हम दूर दूर के चीजों को देख सकते हैं, हम ऐसे खड़े होकर दूर की चीजें को बड़े आसानी से देख सकते हैं। हमारे आंखों में स्ट्रेस नहीं होगा, उसको लगातार ऐसे खड़ा होकर मैं देखता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत आता है बिल्कुल पास रखी चीजों को देखने में, क्योंकि आंखों पर स्ट्रेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमारा बिल्कुल जो पास का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर पर हम देख सकते हैं। उसके पास हम करेंगे तो हमारी स्ट्रेस, हमारी आंखों का स्ट्रेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे देखने में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो ये फार पॉइंट था और क्या था, नियर पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया है। बिल्कुल सर। अब है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क। कह रहा है हमें स्काई यहां से देखने पे क्या दिखता है भैया, ब्लू कलर का, लेकिन एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उनको आकाश काला क्यों दिखाई देता है। हिंदी में क्वेश्चन क्या बनेगा, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला के बजाय काला क्यों दिखाई देता है। हम तो यहां से करते हैं तो देखते हैं नीला है। तो भाई हमें पता है कि स्पेस के अंदर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। एटमॉस्फेयर हो जहां पे रिफ्लेक्शन हो, और ऐसा चीज होगा ही नहीं, लाइट किसी चीज से जाके टकराएगा ही नहीं, बाउंस बैक होगा नहीं, तो हमें दिखाई चीजें देगा ही नहीं। इसी वजह से क्या दिखाई देता है,
ऑल ब्लैक, जैसा कि मैंने पहना हुआ है ऑल ब्लैक। व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क, तो भाई बता दिया, देयर इज द नो एटमोस्फेयर इन द स्पेस, स्पेस के अंदर कोई भी एटमोस्फेयर नहीं है। डज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस इन द स्पेस, डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंसर्टेड द ब्लू एट एन एक्स्ट्रा नोट, एस्ट्रोनॉट। ठीक है, बिल्कुल आकाश में कुछ भैया रिफ्लेक्शन के लिए कुछ मीडियम ही नहीं है, सारा फ्री स्पेस है, कुछ है ही नहीं, टकराएगा ही नहीं, बाउंस बैक होगा ही नहीं, तो हमें दिखाई देगा ही नहीं है। जब दिखाई नहीं देने का मतलब का भैया, ऐसे रात में अंधेरे में ऐसे उठते हैं तो काला काला होता है, सेम कहानी वही है भाई। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है मुन्ना, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अच्छा, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है भाई, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, तो हमें बताना है। अच्छा, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, तो मैं इसको यहां बनाता हूं ऐसे, ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट P, ये हो गया हमारा F और ये हो गया हमारा C। इसको मैं हल्का सा थोड़ा बड़ा बनाता हूं भाई ताकि समझ में आए। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है भैया, बिटवीन C एंड F, तो C और F के बीच में, तो ये लो भाई हम भी रख देते हैं C और F के बीच में। चलो भाई मस्त, हमने भी रख दिया। अब रे भेजता हूं भैया, अब रे भेजता हूं तो कैसे बनेगा भैया, पहला तो ब्रह्मा का लकीर ऐसे भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो हमेशा कहां से निकलेगा भैया, फोकस पे। बिल्कुल सर, हो गया, एरो हम बना देंगे, टन टन। चलो भाई अब क्या होगा, दूसरा कहां से भेजे, कहां से भेजे, कहां से भेजे सर, बड़ा दिक्कत होता है, तो मैं भेजता हूं इसको यहां से, इसको देखो कहां से मैं भेजता हूं, बस तुम देखते जाओ। इसको मैं ये C नाम देता हूं, दूसरा मैं भेजता हूं इस C से ऐसे। ठीक है मुन्ना जी, हम इसको ऐसे भेजते हैं। हाँ भैया, जब इस पे फोकस पर रहेगा तो इनफाइनाइट बनेगा, कहीं ना कहीं तो ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। एक सेकंड भाई लोग, इसको थोड़ा ऐसे प्यार से बनाया जाए, थोड़ा C और पास लाया जाए ताकि आसान हो जाए बनाने में। ये C यहाँ पे रखता हूँ, हम भेजते हैं यहाँ से ऐसे रे, ऐसे रे जाएगा और ऐसे ही कहाँ आएगा, आजा भाई आजा भाई आजा भाई आजा भाई आजा भाई, हम ऐसे भेज देंगे इसको, कहीं ना कहीं जाके भाई ये क्या करेगा, कट करेगा, ये लाइन कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा भाई, कट तो करेगा, कट तो करेगा भैया। ये तो बहुत लंबा बना दिया मैंने भाई, समझ लेना कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये कट तो करेगा। बाकी आप लोग तो होशियार हो ही। यहाँ पे मान लो भैया क्या कर रहा है, मैंने बहुत बड़ा बना दिया, बहुत बड़ा बना दिया। ऐसा करता हूँ ना, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया यार। भाई दूसरा बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा जगह बचेगा भाई। ऐसे मैंने बना दिया, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है सर। मैंने ऐसे एक मस्त ऐसे रे बीचों बीच से निकाल दिया, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। इसका नामकरण कर देता हूँ, ये P रख देता हूँ, ये F रख देता हूँ और ये क्या रख देता हूँ, C। मुझे इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखना है तो मैंने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया। पहला मैंने ऐसे भेज दिया, कहाँ से निकलेगा हमारा, फोकस से। दूसरा मैंने ऐसे C से ऐसे भेज दिया, ठीक है भाई लोग, तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पे कट कर रहा है। अब मैंने इन दोनों लाइन को ऐसे क्या कर दिया, मिला दिया, ये A हो गया और ये B हो गया, ये हो जाएगा हमारा A डैश और ये क्या हो गया हमारा B डैश। तो बन चुका डायग्राम भैया। जब ऑब्जेक्ट हम C और F के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनाता है, बियॉन्ड C बनाता है, बिल्कुल बन गया। तो भाई 3 बातें लिखते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ
इमेज और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। ठीक है सर। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना रहा है? बियॉन्ड सी। कहाँ बना रहा है? बियॉन्ड सी। पांचवा केस है ना भैया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा केस है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो भाई कहाँ बना रहा है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, यहाँ पे लिख दूंगा मैं बियॉन्ड सी। ठीक है सर। अब भाई नेचर क्या होता है? रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड बनाता है। ठीक है सर। अब साइज ऑफ इमेज क्या है? चौथा केस है, तो हाईली डिमनाइज, डिमनाइज, सेम साइज, इन लार्ज। कैसा बना रहा भैया? हमारा इन लार्ज बना रहा, और कहानी क्या हो गया? समाप्त हो गया। बिल्कुल सर, हो चुका है। इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो चुका। ठीक है सर। सॉरी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और वाले क्वेश्चन की तरफ। मस्त प्यारा सा, राइट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा सर, इस बार रिफ्लेक्शन की जगह क्या दे दिया? रिफ्रैक्शन। यानी हमसे पूछना चाह रहा है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से पहले हमसे बताना होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, पहला। और दूसरा पॉइंट स्नेल्स लॉ लिख देंगे। मैं इसको लिख के लेकर आया हुआ हूं। The incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane। पहला तो दोनों के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है सर। और चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, सबके लिए क्या होता है? पहला लॉ वैलिड होता है। ठीक है। दूसरा भैया किसका लॉ लिखना भैया? स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ क्या कहता है भैया? कि साइन आई और साइन आर का रेशियो ऑलवेज इज कांस्टेंट। बिल्कुल बात सही है। जिसको पढ़ना है लाइट चैप्टर बेहतरीन तरीके से, झकास तरीके से, एमआर सर के स्टाइल में, तो भैया हमारे चैनल पे फिजिक्स बैच में, एम्पलीफायर बैच में बना हुआ है, उसमें जाइए प्लेलिस्ट में और सर्च करिए या लिखिए भाई लाइट चैप्टर बाय ओमी सर। गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है सर। तो मैंने बता दिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन इज नोन एज, इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज नोन एज आल्सो इज स्नेल्स लॉ। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 11 है, ह्यूमन आइज एंड ब्यूटीफुल वाला, कलर वाला, रंग बिरंगे संसार, कलरफुल वर्ल्ड। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मायोपिया। ओहो, इसको क्या दिक्कत है भाई? हाइपर मेट्रोपिक का दिक्कत है। अच्छा सर। फिर इज 1 मीटर। जब ये गिवन होता है तो एमआर स्टार होता है। एमआर स्टार क्या है? जब ये बीमारी हो जाएगा किसी को, यू और वी दो चीजें होती है, तो यू हमेशा फिक्स हो जाता है माइनस का 25 सेंटीमीटर, और वी हमारा जो गिवन हो डाटा होता है वो कितना होता है? 1 मीटर। भैया ये एमआर स्टार है, दिमाग में सेट कर लिया जाए। मेरा बनाया स्टार है भैया। अगर इसी सपोज के लिए इसी बीमारी को, इसी पर्सन को मायोपिया होता, मायोपिया होता है, तो डायरेक्ट u की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट और v की वैल्यू क्या होता है? गिवन डाटा होता है, और नेगेटिव के साथ लेके चलते हैं सब। भाई इनफाइनाइट तो डिवाइड करें तो 0 ही आ जाएगा, लिखो ना लिखो, मैंने ऐसे लिख दिया माइनस, लेकिन u v हमेशा क्या रहेगा? माइनस के साथ। ऐसे ये भी है, गिवन डाटा होता है, तो सर फॉर्मूला लगा दूंगा, फोकस निकल जाएगा, बाकी तो मैं कुछ भी निकाल दूंगा। ठीक है सर। तो भाई लेंस फॉर्मूला 1 में f इक्वल टू 1 बाई वी माइनस में 1 बाई यू। तो f तो हमें बताना है। अच्छा, v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू 1 है, नेगेटिव का होता है नेगेटिव का। u की वैल्यू क्या है? 1 में माइनस 25 है। अच्छा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1 में f इक्वल टू में माइनस का 1 बाई 1 प्लस का 1 बाई 25। तो मैं इसको यहां बता देता हूं, 1 बाई एफ इक्वल टू में एलसीएम ले लूंगा 25 माइनस का 25 प्लस का 1, यानी 1 बाई एफ इक्वल टू में माइनस का 24 में 25, और यही हमारा क्या कहलाता है? पावर। चलो भैया, पावर माइनस का 24 में 25 इंटू में क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर में निकालना है ना भैया। सेंटीमीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 चौक को 100 और 24 चौक को माइनस 4 चौक को 16, हासिल 4 दूनी 1 8, इतना डायोप्टर आ गया। 96 डायोप्टर हमारा
आ चुका है। अरे बस समझ में, पावर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 100/f होता है। तो पावर इज इक्वल टू में 100 और f की वैल्यू क्या आ रहा था भैया, 25 और 24 ऊपर, तो हाँ बिल्कुल सही है। समझ में आया भैया, सारा यूनिट किस में चल रहा था, सेंटीमीटर में, इसीलिए मैंने पावर को क्या लिख दिया भैया, 100 से मल्टीप्लाई करके किस में लेके आ जाता है, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये देता है मीटर के अंदर। तो 1/f को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्या होता है भैया, p होता है, बस कहानी खत्म। कहीं तो फोकल लेंथ निकालेंगे फिर डालेंगे, क्या फायदा होगा, ऐसे निकल कर आ गया। ठीक है सर, आ गया, हो गया। अब बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या ही बेहतरीन और प्यारा फालतू क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है डिफाइन एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करो। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, at a constant temperature when current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference। किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके पोटेंशियल के। अच्छा सर, मैं लिख के लाया हूं इंग्लिश भाषा में, लिख के लाया हूं क्या, नहीं लिख के लाया, नहीं लिख के लाया भाई, कोई नहीं, तो मैंने बता दिया, डिफाइन कर दिया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन अ करंट फ्लोइंग द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई कहानी, यानी ओम्स लॉ में लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V हटेगा तो यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट R, और जहां पे R इज इक्वल टू में क्या होता है, V अपॉन में I। ठीक है भाई भाई, ठीक है भाई। और R का SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है, इसको ओम जी ने ढूंढा था। और इसका ग्राफ बनाना है भैया कहानी, तो ये I हो गया और ये क्या हो गया, V हो गया। हमारा ग्राफ बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है, तो हमारा ओम्स लॉ डिफाइंड हो चुका है। वाह वाह सर, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, आता भी है पेपर में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हम मिलाएंगे आपको अपने प्यारे और चहीते सर MV वर्मा सर से। ठीक है सर, आइए देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैंप उस रेजिस्टेंस इज 20 मीटर। ये लैंप हो गया भाई, क्या इस पे दिखेगा एक कलर, तो मैं यूज करूंगा ये कलर। ये वाला भैया क्वेश्चन कह रहा है जो लैंप है वो 20 ओम का है। अच्छा ये बात है। और कंडक्टर का कितने है भैया, 4 ओम का है। ठीक है, और कनेक्टेड इन 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट है, एज शोन इन द फिगर, फिगर में बना है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओ माय गॉड, पहला पार्ट, अरे यहां लिख देता हूं पहला पार्ट। तो भैया सीरीज के अंदर कोई भी बता देगा कि ये किसके अंदर है, सीरीज के अंदर। किसके अंदर, सीरीज के अंदर। तो सीरीज के अंदर क्या हो जाएगा सिस्टम, 4 और 20, यानी 4 प्लस में 20, यानी कि सीरीज के अंदर 24 ओम का रेजिस्टेंस हो चुका। अच्छा सर, इतना फालतू क्वेश्चन आता है। हाँ जी, बी वाला, द करंट थ्रू द सर्किट, इस पूरे सर्किट में करंट, तो मैं लगाऊंगा बेहतरीन वाला ओम बाबा जो जी हमें फॉर्मूला बता कर गए थे। अच्छा सर, V हमारा कितना है, 6 इक्वल टू में I हमें बताना है, और R हमने टोटल निकाला कितना था, 24, यानी I इक्वल टू में 6 अपॉन में 24, यानी 1 अपॉन में 4, यानी करंट आ गया 0.25 एम्पियर का। बिल्कुल माथा चमका। 4 को 1 से डिवाइड कर देंगे, या डिवाइड भी सिखाना पड़ेगा क्या। चलो भाई, तो ये चीज आ चुका। अब क्या कह रहा है, the potential difference across the electric bulb, potential difference across the electric lamp and conductor। इस लैंप और कंडक्टर के अंदर क्या बताना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमें थर्ड पार्ट बताना है। पोटेंशियल किसके थ्रू, लैंप के थ्रू, यानी L, VL, यानी इसके अलावा भाई अप्लाई करेंगे। V इक्वल में क्या होता है, IR, और I तो हमें पता है सीरीज में सेम रहता है, तो I हमने निकाला है सर कितना, 1/4 लिख दो, 1/4। रेजिस्टेंस कितना था इसका, 20 था, तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी 5 वोल्ट आ गया। अच्छा, ये अकेले ने 5 वोल्ट ले लिया, गजनी का अकेले ने 5 वोल्ट ले लिया, टोटल ही 6 वोल्ट का था। दिमाग लगाऊंगा तो इसके अंदर कितने वोल्ट का रह जाएगा भैया, 1 वोल्ट का। नहीं पता तो इसको ऐसे निकाल लो। कैसे सर, कैसे, V
कंडक्टर इज इक्वल टू में आई यार, अच्छा आई तो भैया 1/4 है, रेजिस्टेंस कितना है इसका 4 है, देखो कट के आ गया ना 1 वोल्ट, ओवरऑल तो 6 वोल्ट होना था। तो होपफुली आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही प्यारे अंदाज में समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए। अब बारी है कौन से क्लास की, कौन से सेक्शन की, बी की। ठीक है सर, तो आते हैं, सर को बुलाते हैं। भाई आ जाइए सर जी, आपका स्वागत है। ये लो सर, मिलते हैं भाई, तब के लिए बाय बाय, एंजॉय। हेलो जी, आइए हमारे पास सेक्शन बी पे हमारे पास चलते हैं, क्लास 10th की केमिस्ट्री पे। ठीक है, आइए क्वेश्चंस हमारे पास लेते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। तो सबसे पहले आप चीजें देखिए, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास क्या होता है। देखिए हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस में, याद करिए हमारे पास कितना वाटर जोड़ते थे 10H2O। तो हमारे पास इससे क्या बनता था, ये बनेगा हमारे पास Na2CrO3 इंटू में कितना 10H2O, और ये किसका होता था जी, सोडा। कौन सा सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है जी, कौन सा है जी, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर। ठीक है जी, हमारे पास वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग पाउडर हमारे पास कह सकते थे, ये हमारे पास होता था। तो ऑप्शन क्या जाएगा, सी वाला हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, हमारे पास सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन होता है। तो हमारे पास चीख के थ्योरी में पढ़ते हैं, कौन होता है जी, गोल्ड होता है। गोल्ड इज द हमारे पास क्या, मोस्ट डक्टाइल मेटल। आगे, एथेनोइक एसिड इज रिएक्ट विद द डैश टू द फॉर्म, हमारे पास इथाइल इथेनोएट। हमारे पास बताइए कौन सा रिएक्शन होगा, इसको क्या कहेंगे, इथेनोइक एसिड, यानी क्या जाएगा CH3COOH। ये किसके साथ बनता है, तो हमारे पास क्या बनता है, इथाइल इथेनोएट। तो किसके साथ रिएक्शन होता है जी हमारे पास इथाइल अल्कोहल CH2OH, और यहां से क्या निकलता है जी, पानी निकलता है, यहां से पानी निकलता है। तो यहां से ये जाएगा, ओके, और यहाँ पे हमारे पास H जाएगा, दोनों आपस में चले जाएंगे, और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, ये बनेगा CH3COOCH2CH3। तो इथेलाई हमारे पास क्या बन गया, ये इथाइल इथेनोएट। अच्छा, कौन सा कंपाउंड है जी, ये है एस्टर, ये है एस्टर। और इसी रिएक्शन को हमारे पास कौन से नाम से जानते थे जी, ये जानते थे एस्ट्रिफिकेशन। क्या जानते थे जी, एस्ट्रिफिकेशन नाम से हम इसको रिएक्शन को जानते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन जानते हैं। क्यों, क्योंकि एस्टर बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इथाइल अल्कोहल है, CH3CH2OH है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेम द केमिकल कंपाउंड विच मेक टूथ इनिमल, हमारे पास क्या, इनिमल टूथ, एनिमल यानी टूथ, हमारे पास टीथ के ऊपर जो हमारे पास लेयरिंग लगी रहती है, जो एक हमारे पास इनेमल की जो लेयरिंग लगी रहती है वो किसकी रहती है। तो आपको याद होगा हमारे पास चीज टूथ के ऊपर इनेमल की कौन सी लेयरिंग लगी रहती है जी, ये रहती है कैल्शियम। याद करो कौन सा, कैल्शियम, कौन सा, हाइड्रोक्सी, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपिटाइड। एपिटाइड फैमिली का हमारे पास क्या लगा रहता है, एपिटाइड फैमिली का हमारे पास इस पे एनिमल लगा रहता है, किसका, सोडियम एपिटाइड फैमिली, सोडियम हाइड्रोक्सी एपिटाइड का फैमिली। अगर आप में से कोई जानना चाहेगा इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप लोगों को फॉर्मूला नहीं जानना, याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोगों को ये बता देना। तो यह CA10 बाय ब्रैकेट में O4 हमारे पास क्या है, PO4 होल हमारे पास 6 इंटू हमारे पास क्या करेंगे OH होल ट्वाइस। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइड। एपिटाइड फैमिली एक हमारे पास और होते हैं, रॉक्स हमारे पास मिनरल्स होते हैं जो एक हमारे पास सोडियम एपिटाइड फैमिली से आते हैं। इसका फैमिली क्या नाम क्या जी, एपिटाइड। एपिटाइड फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे, एपिटाइड फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं। ओके,
आगे बात करते हैं। अगला बात हमारे पास क्या, एसेंशियल, हमारे पास एसेंशियल और रीजन के बारे में बता रहा है। एसेंशियल हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज मेथड ऑफ टेनिंग इम्प्योर मेटल फ्रॉम द प्योर मेटल। क्या ये बात सही है क्या? हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक में हमारे पास जो रिफाइनिंग होता है इसलिए किया जाता है ताकि हमारे पास इम्प्योर मेटल मिले, तो नहीं जी ये तो पाप हो जाएगा। ठीक है जी, अगर जिस बच्चे ने ये कहा तो ये क्या हो जाएगा, ये पाप के बराबर हो जाएगा। और होपफुली मुझे एक कलर आपको लग रहा है कि दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसमें कलर चेंज करता हूं, तो आपके लिए मैं रेड कर देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास पहला वाला तो क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, तो हमारे पास दूसरा रीजन देखिए दूसरा, इम्पैक्ट, हमारे पास इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड एंड द प्योर मेटल इज मेड एट द कैथोड। क्या ये बात सही है क्या? क्या ये बात सही कह रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक को थोड़ा याद करिए, ये रहा मेरे पास, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डाला, इसको हमने क्या कह दिया, मान लो इसको हमने क्या कह दिया, एनोड कहते हैं, और इसको मैं मान लेता हूं मैं कैथोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो बताओ एक कैथोड में हमारे पास एनोड पे कैसा चार्ज आता था, एनोड पे हमारे पास आता था पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड पे कैसा आता था जी, नेगेटिवली चार्ज, और कैथोड पे कैसा आता था प्योर मेटल, एनोड पे कैसा आएगा इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल। इस वाले को हमारे पास क्या रहते थे, थिन, इस वाले को क्या लिखेंगे थिन, और इस वाले को क्या लिखेंगे, ये क्या जाएगा थिक आ जाएगा। ठीक है जी, थिक आ जाएगा, ये वाली बात हमारे पास कह सकते थे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आर ए इज ट्रू, नहीं नहीं ये तो गलत है, तो हमारे पास क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज द ट्रू। ये बात हमारे पास क्या आ गया, सही आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है What does one mean, हमारे पास what does one mean by एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कैसा रिएक्शन होता है हमें ये बताना है। गिव एन एग्जांपल। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जब किसी एक रिएक्शन के अंदर हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, हमें हीट देना पड़ता है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए AgCl, AgCl के अंदर हमने क्या डाला, एच म्यू कहो, क्या कहो भाई, एच म्यू। अगर जो नहीं कहना चाहते हो तो आप इसको कहो सनलाइट। सनलाइट डालते हो तो क्या बनता है जी, Ag अलग बन जाता है प्लस Cl2 अलग बन जाता है, Cl2 अलग बन जाता है। तो हमने रिएक्टेंट के साइड, कौन सा भाई, रिएक्टेंट के साइड, अगर मेरे पास रिएक्टेंट है और यहां से प्रोडक्ट मिल रहा है तो इस साइड क्या करेंगे, हमें हीट देना पड़ेगा, यानी R प्लस हीट अगर जो हमने दे दिया तो इससे क्या बना, ऐसे बना ये प्रोडक्ट, और ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। क्या कहेंगे जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। और यही काम उल्टा हो, यही काम अगर उल्टा हो तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है जी, तो आइए इसका डेफिनेशन वगैरह एक बार और देख लीजिए क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व, अगर हीट क्या होगा, इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, तो हमारे पास क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अच्छा, हीट अगर जो इन्वॉल्व होगा, अगर हमारे पास इवॉल्व होगा यानी निकल रहा होगा, अगर हमारे पास किसी के अंदर हीट निकल रहा होगा यानी हमारे पास ऐसा क्या है, रिएक्शन से हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, और साथ में हमें क्या मिले हमें क्या मिले, हीट मिले, ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूंगा, मीथेन का रिएक्शन आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराओ और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा, हीट बहुत सारा मिलेगा। ये सारे क्या है, एक्सोथर्मिक के रिएक्शन होते हैं। आगे एक्सोथर्मिक क्या होता है, एग्जांपल की कंबशन ऑफ नेचुरल गैस और रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं वो भी क्या है, हमारे पास कंबशन का एग्जांपल है। तो बताओ हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 का रिएक्शन हमारे पास O2 के साथ करते हैं तो क्या बनता है जी, CO2 बनता है, और वाटर बनता है, और क्या बनता है, और हीट और एनर्जी, हम एनर्जी और हीट कह सकते हैं। तो हमारे पास हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज, हमारे पास
एब्जॉर्ब आर कोल्ड एंडोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जो हमारे पास कैसा होता है, हीट हमारे पास इन्वॉल्व होता है, इसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल के लिए क्या हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन, कोई सा भी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाता है, ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन कहला रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको हमारे पास बताना चाहूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, और बहुत सारा हमारे पास क्या मिलता है, हीट मिलता है। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सॉरी, कौन सा पढ़ रहे थे, एंडोथर्मिक, हाँ ठीक है, एंडोथर्मिक हमारे पास रिएक्शन, ये उल्टा हो गया, ठीक है जी, ये उल्टा हो गया। चलो हमारे पास इसमें एक ही रहने देते हैं, ये तो हमारे पास बात हो गया। दूसरा हमारे पास आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ, अच्छा ये और वाला है क्या, ठीक है जो भी है, इक्वेशन ऑफ फॉर द रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में हमारे पास जलाया जा रहा है किसको, हमारे पास किसको, हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो बताइए हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S का रिएक्शन हमारे पास किसके साथ करेंगे, बताओ, H2S का रिएक्शन हमारे पास किया जाएगा O2 के साथ। तो आपको चीख चीख के पता है क्या बनेगा, SO2 बनेगा और प्लस वाटर बन रहा होगा। तो हमारे पास ये रिएक्शन इधर क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप इसको बैलेंस कर लेंगे, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। हमें कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब हमें 3 प्रोवाइड है। ये लीजिए, हमें ये टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं। पहला टेस्ट ट्यूब, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब, और ये हो गया हमारे पास तीसरा टेस्ट ट्यूब। इसका नामकरण कर देते हैं A, B और C, ठीक है जी, ओके। टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर एंड हमारे पास अदर 2 कंटेन हमारे पास एसिडिक एंड द बेसिक सॉल्यूशन। एक कहा जा रहा हमारे पास इसके अंदर क्या है, वाटर है, और एक कहा जा रहा है इसके अंदर क्या है, एसिड है, और दूसरा इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि इसके अंदर बेस है। ये हमसे कहा जा रहा है रिस्पेक्टिवली इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर। कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या करना है भाई, ये आपका लिटमस पेपर है, ठीक है जी, क्या है ये, लिटमस पेपर है। कौन से कलर का है जी, तो ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक कौन से कलर का है, रेड लिटमस पेपर है। क्या है, रेड लिटमस पेपर है। और हमारे पास यू हैव आइडेंटिफाइड द ईच कंटेनर ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और हमें बताना है कि इसके अंदर एसिड कौन है, और हमारे पास बेस कौन, और हमारे पास वाटर कौन है। तो हमारे पास ये बताना है। तो बताइए, अगर इस लिटमस पेपर को मैंने ए के अंदर डाला, तो बताओ ए का हमारे पास नेचर क्या होता है, ये हमारे पास क्या करता है, ब्लू को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। और बेस के अंदर डाला तो बताओ हमारे पास क्या करता है, रेड को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ब्लू के अंदर कलर कन्वर्ट कर देगा। और इसको नो चेंज, कोई सा भी हमारे पास चेंज नहीं करता है, क्योंकि इसका पीएच क्या होता है, 7 होता है। बताओ रेड कलर का है, अगर इस रेड कलर को मैंने इसके बेस के अंदर डाला, किसके अंदर, बेस के अंदर डाला। अगर मैंने इसको क्या डाला, इसको पकड़ के मैंने किसके अंदर डाल दिया, अगर बेस के अंदर डाल दिया, क्या करेगा जी, बेस के अंदर डाल दिया, तो इस रेड को क्या कर देगा, ये ब्लू कर देगा। और जैसे ही इसका चेंज हमारे पास क्या जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। किस कलर का, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि क्या है, ये बेस है। अगर इसके अंदर हमें डालने से कौन मिल जाएगा जी, ब्लू कलर का, तो हम कह देंगे क्या है, बेस है। अब इसी ब्लू कलर को आप इसके अंदर डालो, अगर इसके अंदर डालो, ये पहले क्या था, ये पहले हमारे पास रेड था, ओके जी, ये रेड था, ठीक है जी। दूसरा बार हमारे पास यहां से क्या लेके आए जी, यहां पे हमारे पास क्या लेके आए हैं जी, ब्लू कलर का हमारे पास लेके आए। अगर इसको अंदर ब्लू कलर का डाला तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रेड के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। और जिसके अंदर डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी हमारे पास अगर हमने क्या डाला, रेड डाला, तो हमारे पास, और ये ब्लू डाल दिया, दोनों आपको डाल के दिखा देता हूं। अगर मैंने डाला, ये रेड आपके सामने डाल दिया, और इधर मैंने आपको ब्लू डाल के दिखा दिया,
ब्लू डाल के दिखा दिया, इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो हम ये क्या कह सकते हैं, नो चेंज होगा, जो ऐसा आ गया तो कह सकते हैं कि क्या है, न्यूट्रल है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ये आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा है, वैसे मैंने आपको चीजें बता दिया। आगे देखिए, कहा जा रहा है डिफाइन, हमारे पास क्या, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, हमें इन टर्म्स को बारे में बताना है कि ये टर्म्स क्या होते हैं। तो देखो, मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, जमीन के अंदर हाथ डाल के मटेरियल को निकाल दो और उनमें से हमें कुछ मिनरल्स मिल, जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट मिल रहे होंगे उसको कहा क्या करेंगे, मिनरल्स कहेंगे। जमीन के अंदर हाथ डालने से जो चीजें निकल जाए उसके अंदर जो भी हमारे पास मिनरल्स की क्वांटिटी रहेगा क्या कहेगा, मिनरल्स कहलाता है। और क्या होता है, अगर जो मेरे जमीन के अंदर वहां पे अगर हाथ डाला जहां पे ज्यादा मटेरियल, मान लो मुझे अगर आयरन चाहिए तो मैं हर जगह आयरन नहीं मिल सकता, ऐसे जगह पे हाथ डालूंगा जहां पे आयरन की क्वांटिटी का ज्यादा होती है, तो ऐसे चीज को कहेंगे और, यानी प्रॉफिटेबल हमारे पास मिनरल्स मिले इसको क्या कहते हैं, और कहते हैं। और गैंग पार्टिकल को क्या कहा जाएगा, जो इसके साथ हमारे पास वेस्टेज मटेरियल है, इंप्योरिटी मिल रहा है, इसको क्या कहेंगे, गैंग पार्टिकल। इसी बारे में हमारे पास लिखा गया। मिनरल्स क्या होता है, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट और द कंपाउंड इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारे पास जो नेचुरली कंपाउंड हमारे पास मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, मिनरल्स कहा जाता है। और हमारे पास ओर्स क्या कहते हैं, ओर्स क्या कहते हैं, मिनरल्स विच कंटेन वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ हमारे पास पर्टिकुलर मेटल, किसी भी मिनरल्स के अंदर जो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ हमारे पास क्या रहेगा, मेटल रहेगा, पर्टिकुलर मेटल इज द हमारे पास क्या है, कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन, उसका हमारे पास अच्छे से ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास मेटल निकल रहा होगा फ्रॉम द, हमारे पास फ्रॉम द मिनरल्स इज कॉल्ड और उसी को हम क्या कहेंगे, और कह रहे होंगे। गैंग पार्टिकल क्या होता है, गैंग इज द इम्प्योरिटी, क्या है जी, इम्प्योरिटी है प्रेजेंट इन द मिनरल्स, और हमारे पास जिसके अंदर भी प्रेजेंट रहेगा उसको क्या कहते हैं, ये गैंग पार्टिकल कहलाएगा। क्या, जो ओर के अंदर ओर के अंदर हमें जो इम्प्योरिटी मिल रहा होगा क्या कहलाएगा, वो गैंग हमारे पास कहला रहा होगा। ओके जी, आगे आइए, आगे बात करते हैं। हमारे पास क्या है, प्रत्यक्ष, हमारे पास क्या है, प्रत्यक्ष लुक्स सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या कर रहा है, एक लड़का है जो कि हमारे पास एक स्पैचुला के ऊपर, हमारे पास एक स्पैचुला से लेके हमारे पास यहाँ पे क्या रखा हुआ है जी, सल्फर रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है जी, ये रखा हुआ है सल्फर रखा हुआ है और इसको जला रहा है। क्या जला रहा है भाई, सल्फर को जलाया जा रहा है। तो हमारे पास कहा जा रहा है सल्फर को जलाया जा रहा है। हीट इज ही कलेक्टेड, हमारे पास क्या है, ही कलेक्टेड द गैस इन्वॉल्व इन द इनवर्ट हमारे पास क्या है, इंटरटिंग द टेस्ट ट्यूब ओवर इट इज द सोन बिलो। आइए यहाँ पर आइए, देखिए हमारे पास कहा जा रहा है कि एक लड़का है जो हमारे पास क्या है, सल्फर को क्या कर रहा है जी, जला रहा है। तो बताओ सल्फर को क्या करना है आइए यहीं पे देख लीजिए, चलिए ठीक है जी। हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे पास एक सल्फर को बंदा कोई जला रहा है। तो बताओ सल्फर को जलाना यानी जलाने का हमारे पास केमिस्ट्री का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। जब हमारे पास सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बताओ क्या हम ऐसा कह सकते हैं, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो दुनिया चीख चीख के कहेगी कि सर सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा होगा। क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा होगा। कह रहा हमारे पास व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ है, हमारे पास ऑन है गैस, इस गैस के ऊपर क्या एक्शन होगा, किसका, पहला ड्राई लिटमस पेपर का। तो हमें पता है ड्राई लिटमस पेपर पे एसिड बेस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका कुछ नहीं होगा। जो हमारे पास लिटमस पेपर का कलर रहेगा वही रहेगा, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर हमारे पास क्या आता है, एक्वस या लिक्विड फेज में काम करता है, ड्राई फेज में कोई काम नहीं करता है। तो पहला वाला क्या कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है जी, इसमें नो चेंज आएगा। ओके, मॉइस्ट लिटमस पेपर, अच्छा मॉइस्ट लिटमस पेपर का क्या होगा जी, हमारे पास मॉइस्चर लिटमस पेपर रहेगा। तो बताओ सल्फर कैसा है सल्फर कैसा है, एक नॉन मेटल है। कैसा है जी, एक नॉन मेटल कंपाउंड है। और जितने भी नॉन मेटल कंपाउंड के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, वो सारे एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है जी, एसिडिक ऑक्साइड होता है, एसिडिक इनका नेचर होता है। तो ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसको,
ब्लू कलर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड कलर के अंदर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द हमारे पास रिएक्शन, और इसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो बताओ सल्फर एक तो पहले ही बैलेंस है, ठीक है जी, तो इसमें कोई हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या, राइट द फॉलोइंग, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, हमारे इस कंपाउंडों के नाम लिखना है। तो बताओ हमारे पास क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को आप लोग बताओ क्या लिखोगे, तो 4 कार्बन को मेरे हिसाब से आप ब्यूट लिखने वाले हो। और सब में हमारे पास एक क्या आ गया, डबल बॉन्ड, कहाँ पे 1 पे क्या आ गया, इन आ गया, तो ब्यूटीन। और जब कई लोग हमारे पास इसको ऐसा भी लिखेंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है जी, कोई तकलीफ नहीं। बताओ इसमें क्या लिखेंगे, कहीं से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बताओ 6 कार्बन को क्या लिखेंगे, हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्स एन हो गया। इसमें बताओ एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो क्या हो गया, मीथ एन और अल, ठीक है जी, ये अल है, ये अल है। बताओ इसको क्या लिखे, 1 2 3, तो बताओ 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बन को प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्कोहल है तो क्या लिखेंगे ओल। आप 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ इसको 1 2 और 3, तो इसका बताओ 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लिखेंगे ओइक एसिड। बेहतरीन बेहतरीन। ओके, आगे व्हाट, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, हमारे पास कुछ रिएक्शन दिए हुए, हमें क्या लिखना है, इनके प्रोडक्ट लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो भैया रिएक्शन, ठीक है जी, रिएक्शन ही तो चाहिए जिंदगी में। आइए, कंबसन ऑफ द इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, ए पार्ट को देखते हैं। इथेनॉल होता है CH3 CH2OH, जब हमारे पास क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी हमारे पास इसको जब जलाएंगे तो क्या मिलता है, दुनिया को चीख चीख के पता है किससे क्या मिलेगा, इथेनॉल को जलाने से क्या मिलता है, तो इथेनॉल को जलाने से क्या मिलता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। वेरी वेरी इजी। अच्छा, हमारे पास हाइड्रोकार्बन रहता तो भी यही मिलता, ग्लूकोज रहता तो भी यही मिलता। आया बात समझ में? चलिए बी पार्ट को देखिए, हमारे पास क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ, हमारे पास क्या, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करना है, यानी बताओ इसी चीज का हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो CH3 CH2OH का हमारे पास क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। याद आ गया। चलो किसके साथ, KMnO4, ये हमारे पास दूसरा था हमारे पास क्या था, हमारे पास Na2Cr2O7, इनमें से दोनों में से कोई था, और क्या बना देता था, CH3COOH बना देता था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता था। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बेहतरीन। सी पार्ट को ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ प्रोपीन का क्या कराना है, हाइड्रोजिनेशन। हमारे पास क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन कर रहे हैं H2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, Ni के साथ। टेम्परेचर कितना है, 300 क्या है, डिग्री सेल्सियस है। तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा, CH3 CH2 CH3। दोनों हमारे पास डबल बॉन्ड को हटाना है, दोनों की जगह एक H डाल देना है, ठीक है। वैसे सीन एडिशन होता, हमें नहीं जानना ये क्या होता है सीन एडिशन। डी वाले बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ द सोडियम विद द इथेनॉल, सोडियम का इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो आ जाएगा CH3 CH2OH प्लस में सोडियम मेटल, दुनिया को चीख के पता है ये क्या बन जाएगा, एक हमारे पास सॉल्ट बनेगा CH3 CH2 ONA प्लस में H2। बेहतरीन, हाइड्रोजन गैस बन रहा होगा, इसका पॉपअप साउंड से हम इसको पता लगा लेंगे। आइए अगला हमारे पास बात है रिएक्शन ऑफ द हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आइए ई वाला पार्ट को हम यहां लिख लेते हैं। तो बताओ हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ द हमारे पास इथेनॉल का, हमारे पास क्या करेंगे, CH3 CH2OH का रिएक्शन किसके साथ करने वाले हैं, कंसंट्रेटेड
H2SO4 का। तो इससे हमें क्या बन जाएगा, अच्छा इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, तो दुनिया को पता है क्या बन जाएगा, CH2 और क्या बन जाएगा, CH2, यानी इसको प्यार मोहब्बत की भाषा में क्या कहते हैं, इथेन। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, पानी निकल गया तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत बेहतरीन, ऐसी रिएक्शन क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए, तो केमिस्ट्री वाला सेगमेंट खत्म हो गया। एक बार समय देख लेते हैं कितना हो रहा है। ओके, ज्यादा समय जा रहा, आइए बायोलॉजी को थोड़ा फटाफट करते हैं। ठीक है जी, अब आइए बायोलॉजी वाले सेगमेंट में। पहला क्वेश्चन बिल्कुल फालतू, हु गिव द रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस। अरे भैया दुनिया को पता है, मिंडुल। कौन है भैया, वो है मिंडुल। क्या है, मेंडल नहीं, क्या है वो, मेंडुल। क्या है, मेंडुल है। ठीक है, इनहेरिटेंस का किसने दिया भाई, मेंडुल। कौन, मेंडुल। ओके ओके, ठीक है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन, F2 हमारे पास F2 कर दिया है, दुनिया को पता है। पहले वाला F1 का बताओ तो, F1 का 3:1, F2 का दुनिया चीख चीख के बता रही है। क्या दुनिया चीख चीख के बता रही है भाई, 9:3:1, 9:3:1। कमाल कर दिया मेंडुल ने, मेंडुल से ही 2 क्वेश्चन आ गया। मेंडुल बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट प्रोड्यूस, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट का प्रोड्यूस होता है कहां पे होता है भाई, याद करके तुम कमेंट करके बताना कि हमारे पास ये कहां होता है। मैं तुम्हें प्रोडक्ट बताता हूं। पहला प्रोडक्ट बताओ भाई, ग्लाइसेरोल। चलो, ग्लाइसेरोल पहला प्रोडक्ट क्या है, ग्लाइसेरोल। और दूसरा आप लोग बता दोगे कि उसमें भी तकलीफ है, फैट का डाइजेशन दुनिया को पता चल रहा है, एक तुम ही गधे निकल गए। हमारे पास क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स। क्या बोल रहे हैं, ग्लाइसेरोल्स एंड फैटी एसिड। ये कहाँ होता है, नीचे आप कमेंट में करके हमें बता रहे होंगे। बेहतरीन। आगे, व्हाट इज द प्लांट हार्मोन। क्या बात है, प्लांट हार्मोन क्या होता है, 1 नंबर का जवाब होगा ये। प्लांट हार्मोन क्या होता है, प्लांट हार्मोन जो ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं। कौन से, ग्रोथ डिपेंडेंट हमारे पास जो भी हार्मोन्स रहते हैं, क्या है, प्लांट हमारे प्लांट हार्मोन कहलाते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन करने के काम आते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट करने के काम आते हैं। जैसे कि हमारे पास इनको ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, सीड प्रोडक्शन में, पत्तों का झड़ना, फलों का लगना, फ्रूट का लगना, उसके मेंटेनेंस में, ये सारे क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन के हमारे पास प्लांट हार्मोन होते हैं। ओके, आगे बात करिए। एसेंशियल रीजन के बारे में हमसे बात कहा जा रहा है, तो आइए एसेंशियल रीजन को बात समझते हैं। देखिए, एसेंशियल कहा जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इज द मोर वेरिएशन, यस, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल बात सही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होता है। तो पहले वाले दादाजी बिल्कुल सही है, मजा है पहले वाले में। दूसरा एक बार समझिए, germ cell from the two identical combination during the sexual reproduction from to form a new individual। क्या 2 जर्म सेल्स से हमारे पास क्या है, 2 इंडिविजुअल से जर्म सेल्स आके एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। अरे 100% सही, इसीलिए तो वेरिएशन हो रहा है। जब 2 अलग अलग इंडिविजुअल से आके हमारे पास जर्म सेल्स मिलकर डिफ्यूज हो रहे हैं, तभी तो हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर वेरिएशन आ रहा है। तो ए और दो दोनों करेक्ट है, और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो हमारे पास आंख बंद करके ये मारेंगे। चलिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, हमारे पास व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन द ह्यूमंस। हमारे पास इंसान के अंदर, हमारे पास ह्यूमंस के अंदर टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है। तो पहला क्या फॉर्मेशन है भैया, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। क्या है, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पर्म को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन। और दूसरा क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन किया जाता है। स्पर्म का फॉर्मेशन और टेस्टोस्टेरोन का हमारे पास फॉर्मेशन किसका काम होता है, टेस्टिस का काम होता है। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। हाउ कैन यू हेल्प इन, हमारे पास रिड्यूसिंग द, हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल, यू गिव द टू एनी टू मेथड। तो दुनिया क्या कह रही है, हमारे पास 3R रूल। क्या है भाई, RRR,
यानी कौन सा RRR मूवी वाला नहीं, ये RR है। पहला R किसको हमारे पास ये R और ये दूसरा R और ये तीसरा R। R का क्या मतलब है? R का मतलब क्या है? हमारे पास क्या है? रिड्यूज। सबसे पहले हमारे पास क्या करो भैया, उसको यूज करना बंद करो, उसको कम करना है, बंद करना है। अगला क्या हमारे पास? रिसाइकल। उसको क्या करना है? रिसाइकल करो, उसको बार 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 यूज करो। और दूसरा हमारे पास क्या? रिड्यूज, रिसाइकल एंड, हमारे पास रीयूज, रिसाइकल एंड, अगला क्या होता है भाई? अगला रिड्यूज, रिसाइकल एंड, ठीक है। हमारे पास ये क्या है? रिड्यूस करना है, कम करना है, इसको रीयूज करना है। ठीक है जी, रिड्यूज, रीयूज्ड करना है, उसको कम करना हमारे पास, उसका इस्तेमाल कम करना है, उसको बार बार इस्तेमाल करना हमारे पास, उसको अगर एक बार इस्तेमाल कर तो उसको बार बार इस्तेमाल करना है। और ये चीज, चलो ये हमारे पास डेफिनेशन हमारे पास लिखा हुआ है, इस चीज को देखते हैं। देखिए पहले क्या? मिनिमाइज द यूज। हमारे पास क्या करना है? यूज करना बंद करना है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को हमारे पास यूज करना बंद करना है। खास करके पॉलीथीन वगैरह के बारे में बात किया जाता है भाई। ठीक है जी, बाकी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल को इस्तेमाल क्या करना है? कम करना है। रिसाइकल करना है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का हमारे पास क्या करना है? रिसाइकल करना है। प्रोडक्शन ऑफ द हमारे पास कंपोजिट, हमारे पास जितने भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल है उसको हम हमारे पास ये सोच रहे होंगे उससे क्या बना दे? कंपोजिट यानी खाद वगैरह बना दे। जैसे हमारे पास जब सब्जी काटते हैं तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बचता है सब्जी का, जो कि बायोडिग्रेडेबल, उससे हम कंपोज बना सकते हैं। ओके, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द वेस्ट ड्यूरिंग द, हमारे पास क्या है? बर्निंग इन, हमारे पास क्या है कि वो ऐसे चीजों को, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को हमारे पास क्या है? जलाना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो उससे हार्मफुल गैसेस हमारे पास रिलीज होती है इन्वायरमेंटल के अंदर। और पुटिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल इन द सेपरेट डस्टबिन, दोनों के डस्टबिन को क्या लेना है? अलग अलग करना है, ताकि उसको रिसाइकल करने में हमें मदद मिल पाए। दोनों को अलग अलग करना। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? विल द इंपैक्ट ऑफ द रिमूवल ऑल ऑर्गेनिज्म इन द ट्रॉपिक लेवल डिफरेंट है? हमारे पास क्या है? डिफरेंट कहा जा रहा है कि हमारे पास अलग अलग जो ट्रॉपिक लेवल है उनमें से अलग अलग हमारे पास किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल को हम हमारे पास उसको हटा दिया जाए तो क्या इसका हमारे पास क्या है? इस पे हमारे पास फर्क पड़ेगा? हमारे पास ट्रॉपिक लेवल पे कोई फर्क पड़ेगा? हमारे पास इसे बताना है। और क्या उसको डैमेज करेगा कि नहीं करेगा? बिना डैमेज के क्या हो सकता है? हमारे पास क्या उस पर इंपैक्ट पड़ेगा? हाँ जी, इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या देगा? हाँ जी, इंपैक्ट पड़ेगा। ये कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ट्रॉपिक लेवल में किसी एक ट्रॉपिक लेवल को या दूसरे ट्रॉपिक लेवल को, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को हटा दिया जाए तो क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा? इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ जी, इंपैक्ट पड़ेगा। ये कह रहा है कि विदाउट इंपैक्ट ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं, इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, अब बात आया, ये बात तो ठीक है, इंपैक्ट वगैरह तो पढ़वा लो, उससे करना क्या है अबे बताइए। चलो, तो चाइनीज भाषा मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा, लेकिन चाइनीज भाषा पढ़ लीजिए। कहा जा रहा है यस, क्या है? यस, इसका फर्क पड़ेगा। द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग ऑर्गेनिज्म एट ट्रॉपिक लेवल विल वेरी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अगर आपने किसी एक ट्रॉपिक लेवल में से कुछ चीजों को हमारे पास चेंज किया तो उससे दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे डिफरेंट पड़ेगा। बहुत अच्छा। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल विदाउट अफेक्टिंग देयर इकोसिस्टम। यानी ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म को हटा दिया जाए किसी ट्रॉपिक लेवल से और उसका कोई इंपैक्ट ना पड़े। ओके, आइए इसका मतलब बताते हैं। आइए एक आपके लिए बिल्कुल साधारण, एकदम बिल्कुल बेकार सा एग्जांपल लेते हैं। ये है मेरे पास ग्रास, क्या है जी? एक ग्रास। ये है मेरे पास घास। ये हो गया हमारे पास प्रोड्यूसर। इसका हमारे पास प्राइमरी हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं डियर, यानी डियर मतलब हिरन पर आते हैं। और हिरन को कौन खाता है जी? टाइगर खाता है। आ जाते हैं, चलो इतने में बात समझ जाएंगे, ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब बताइए हमारे पास इस ग्रास को, हमारे पास डिरन, इसका हमारे पास हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया हमारे पास प्राइमरी, और इसका हमारे पास क्या कहेंगे? सेकेंडरी ट्रोपिज्म लेवल हमारे पास हो गया। प्रोड्यूसर, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोड्यूसर लेवल हमारे पास ये लेवल बन गए। चलो मैं इसको एक काम करता हूं, इसको आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगा तो मैं इसको नॉर्मल भाषा में लिखता हूं।
इसको मैं लिखता हूं लेवल 1, इसको लिखता हूं लेवल 2 और इसको लिखता हूं लेवल 3। तो बताओ क्या अगर मैं ऐसा कुछ कहता बताओ, अगर मैंने हिरन को हटा दिया तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी। तो अगर मैंने हिरन को हटा दिया तो बताओ घास क्या हो जाएगा? ज्यादा। अगर मैंने हिरन को हटाया तो घास क्या हो जाएगा? ज्यादा। और शेर क्या हो जाएगा भैया? हमारे पास टाइगर, शेर, लायन, फलाना ढिलकाना टिलकाना क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास घास को कोई खाने वाला नहीं रहेगा तो हमारे पास। और शेर क्या खाएगा? शेर तो घास खाएगा नहीं। जैसे हम घास नहीं खाता वैसे शेर भी कोई घास नहीं खाएगा। शेर को तो सिर्फ मुर्गा चाहिए। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास जैसे हमारे पास एक ट्रॉपिक लेवल यानी हमारे पास डियर को हटाए, लेवल 2 को हटाए तो हमारे पास ग्रास तो बढ़ जाएगा लेकिन शेर की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके ओके, चलिए ये बात हमें समझ में आया। दूसरा बात बताओ सर, ये वाला तो ट्रॉपिक लेवल हमें समझ में आ गया, दूसरे को हटा के दिखाओ। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैंने घास ही हटा दिया। क्या हटा दिया भाई? मैंने घास हटा दिया। तो बताओ अगर मैंने घास को हटा दिया तो हमारे पास डियर की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और डियर की संख्या कम होने से हमारे पास टाइगर की संख्या कम हो जाएगी। जब घास रहेगा नहीं तो डियर खाएगा क्या? डियर खाएगा नहीं तो उसको सॉरी यार, ये डियर, ये हिरन, में इस हिरन को मैं मुर्गा मानूंगा। ठीक है जी, ये मेरे लिए मुर्गा है। आई लव मुर्गा। ठीक है जी, ते मुर्गा है। ठीक है जी, जब मैं डियर कहूं तो मुर्गा। तो हमारे पास जब मुर्गा रहेगा नहीं तो टाइगर खाएगा क्या? तो इस पर ट्रॉपिक लेवल पे डिफरेंट इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मैं किसी भी चीज को चेंज करूंगा तो उसका दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। ओके, आइए हमारे पास अगला क्या है? ड्रॉ द लेवल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन्स का हमारे पास क्या बनाना है? हमारे पास स्ट्रक्चर बनाना है। तो दुनिया को पता है ये बातें, ये तो सबको पता है। बताओ इसको क्या कहेंगे भाई? न्यूक्लियस। बेहतरीन। ये जो हमारे पास ऐसे जो हमारे पास जो निकल रहा है डंडी डंडी सी, इसको क्या कहते हैं? डेंटाइल्स। इसके अंदर हमारे पास मटेरियल क्या कहते हैं? सेल बॉडी। इतना जो बड़ा दूर से चल रहा है क्या है? एक्सोन। इसके अंदर हमारे पास जो छोड़ा जा रहा है क्या कहलाएगा जी? नर्व एंडिंग। काम खत्म, फालतू चीज है। तो क्या है? व्हाट इज द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। लेडीज का अंदर हमारे पास, गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी एज के ऊपर क्या क्या हमारे पास चीजें चेंज होता है प्यूबर्टी एज के ऊपर? तो बताइए क्या होगा जी? हमारे पास थिकिंग ऑफ वॉइस, हमारे पास वॉइस का पतला हो जाना, स्किन का हमारे पास सॉफ्ट हो जाना। वॉइस का हमारे पास क्या हो जाए? आवाज पतली हो जाती है। और हमारे पास क्या हो जाता है जी? स्किन सॉफ्ट हो जाता है और ऑयली स्किन हो जाता है। और इसके वजह से क्या निकल जाता है? पिंपल। स्किन हो कैसा हो जाता है? ऑयली हो जाता है और पिंपल निकलने लगता है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अगला इंक्रीज द ब्रेस्ट साइज। हमारे पास ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। और डार्कनेस ऑफ द स्किन है हमारे पास, कलर इन द हमारे क्या है? निप्पल के जो एरिया का जो रहता है वो डार्कनेस हमारे पास ब्लैकिश हो जाता है। ये हमारे पास होता है। हेयर हमारे पास जेनाइटल एरिया के अंदर, हमारे पास जेनाइटल एरिया अंडर आर्म के अंदर हमारे पास हेयर का ग्रोथ हो जाता है। और वो ग्रोथ हमारे पास क्या हो जाएगा? थिक एंड हमारे पास ब्लैकिश हमारे पास हेयर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। बिगिनिंग डाउन उसके अंदर क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा प्यूबर्टी एज पे। तो ये किसके अंदर होता है जी? ये होता है गर्ल्स के अंदर एट द प्यूबर्टी टाइम। ओके, बेहतरीन। अब दो क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का डायग्राम बना के हमारे पास चीजों को बताना होता है। और दूसरा क्या है? हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट के बारे में हमें बताना है। ओके, आइए नेफ्रॉन के बारे में हमारे पास स्ट्रक्चर और इसको समझने के लिए सबसे पहले ये ट्रांसपोर्टेशन इन द हमारे पास क्या है? हाउ आर द वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट। पहले ये पढ़ लेते हैं और फिर पढ़ेंगे हमारे पास ये वाला, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। चलिए आइए, हमारे पास पेड़ पौधों के अंदर प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स कैसे ऊपर की तरफ कैसे सप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले बताइए कौन सप्लाई करता है? तो ये करता है जाइलम, जो जमीन से जल और मिनरल्स को ऊपर लेके जाए। और ऊपर का जो लेके जाएगा यानी अपवर्ड डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन रहेगा, उसको क्या कहेंगे जी? उसको क्या कहते हैं जी? जाइलम टिश्यूज कहा जाता है। क्या कहेंगे? जाइलम टिश्यू या जाइलम वेस्कुलर टिश्यूज कहा जाएगा। और जो खाने को पूरे तरफ बांट देगी बोथ डायरेक्शन, यानी हमारे पास क्या दोनों डायरेक्शन में, उसको क्या कहते हैं जी? फ्लोएम टिश्यूज कहा जाता है। तो इस जाइलम के बारे में बात किया जा रहा है। बताइए इन प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल आर द ट्रांसपोर्टेड
थ्रू जाइलम सेल्स के द्वारा ये किया जाता है। फ्रॉम सॉइल टू द लीव्स, हमारे पास पेड़ के जड़ों से लेके ऊपर पत्तियों तक हमारे पास कौन लेके जाएगा, मिनरल्स और वाटर को, वो लेके जाएगा जाइलम टिश्यू लेके जाने वाला है। बेहतरीन। Xylem cells of root stem and the leaves are the interconnected to the हमारे पास from the conducting channel of that reach all the parts of the plant of the body। कह रहा है कि यही हमारे पास जितने भी प्लांट लीफ स्टेम के जितने भी कनेक्शन रहता है सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि हर जगह हमारे पास वाटर मिनरल्स की सप्लाई अच्छे से पहुंच पाए। इसीलिए हमारे पास सारे कैसा रहता है, इंटरकनेक्टेड रहते हैं प्लांट के हर एक बॉडी से। ओके। द रूट सेल्स टेक आयंस फ्रॉम द सॉइल, हमारे पास जो रूट के अंदर जो जाइलम टिश्यू जो वो आयन को लेती है, और लेती कैसे, उसका टेक्निक देखो, वो अपने अंदर आयंस के ऊपर हमारे पास ऐसे जड़ है, इसके ऊपर आयंस को ले लेती हैं और उसके बाद क्या करती हैं, दिस क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन द रूट एंड द सॉइल। और ये दोनों डिफरेंस बनाती है किसका, हमारे पास एयर वैक्यूम बनाती है, वैक्यूम बना रही होती है किसके बीच में, जो सॉइल के अंदर आयन है और जो जड़ों के अंदर आयन है, इनके बीच में एक डिफरेंस बनाती है। एक कैसे डिफरेंस बनाएगा आगे देखिए। Therefore there is a हमारे पास स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द जाइलम, और इसीलिए हमारे पास वाटर के अंदर क्या होती है, जाइलम टिश्यूज के अंदर वाटर हमारे पास अंदर जा रहा होता है। मान लो ये पाइप है, पाइप के अंदर हमारे पास वाटर लगातार चढ़ रहा होता है ऊपर की तरफ से। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, उस मैकेनिज्म के बारे में ध्यान दीजिए। मैकेनिज्म के बारे में ध्यान दीजिए, क्या है, एन ओस्मोटिक प्रेशर बिल्ड अप, और उससे क्या बनता है, एक ओस्मोटिक प्रेशर। जब पानी से ऊपर जब प्रेशर, पानी का जब प्रेशर लगता है इसको कहता है ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक मतलब होता है पानी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ओस्मोटिक प्रेशर जब लगता है तो क्या करता है, बिल्ड अप यानी ऊपर की तरफ इसको खींचते हैं। देयर इज ए हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द वन सेल टू द अदर सेल ड्यू टू द ऑस्मोसिस, और इसी वजह से हमारे पास जैसे ही पानी ऊपर की तरफ खींचा जाएगा तो उसके साथ आयन भी और पानी भी ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे होंगे। तो इसी चीज को क्या कह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा और इस प्रेशर के ऊपर से हमारे पास आयंस आपस में वैक्यूम बना के खींच रहे होते हैं। दिस द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन, और जैसे ही वाटर खींच रहा होगा, क्यों खींच रहा है, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास ये पेड़ पौधा है, ये पेड़ पौधा, यहां से हमारे पास सनलाइट पड़ रहा है, और सनलाइट पड़ने से हमारे पास यहाँ वाटर से क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। और लॉस ऑफ वाटर को क्या कहते हैं जी, लॉस ऑफ वाटर को ट्रांसपीरेशन कहा जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपीरेशन देखा जा रहा है, इस वजह से ट्रांसपीरेशन क्रिएट हमारे पास क्या है, सेक्शन हमारे पास है, सेक्शन प्रेशर एज ए रिजल्ट ऑफ विच वाटर इज हमारे पास क्या, इज फोर्स इनटू द जाइलम टिश्यूज ऑफ द सेल ऑफ द रूट, और यही हमारे पास ट्रांसपीरेशन इसका कारण है, जिसकी वजह से आयंस खींचा चला जा रहा है ऊपर। ओके। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर फॉर द ट्रांसपीरेशन इन प्लांट इज मोर इंपोर्टेंट इन द नाइट ड्यूरिंग द, हमारे पास क्या, ये जो हमारे पास ट्रांसपीरेशन का होता है इन नाइट के अंदर हमारे पास कम देखा जाता है, जो हमारे पास खींचना, क्योंकि ऊपर हमारे पास ज्यादा कब जाएगा, ऊपर की तरफ ज्यादा लॉस होता है हमारे पास मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि धूप ज्यादा रहती है, इस ज्यादा हमारे पास डे में देखा जाता है नाइट के मुकाबले। तो ये था हमारे पास, इस तरह से हमारे पास ट्रांसपीरेशन हो रहा होता है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास बच गया था, थैंक यू, अभी बाद में बोलेंगे। चलिए हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द, हमारे पास क्या है, डायग्राम्स हमारे पास चीजों को समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, मैं आप लोगों को एक्चुअल चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले यहां वाला देखो, ये उन टाइम देख लें, अरे अभी तो बहुत समय, अभी तो घंटा हुआ है। चलो ठीक है जी, आइए यहाँ देखिए, आप लोग थोड़ा सा इस वाले सेगमेंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। देखिए हमारे पास क्या है, इस वाले को थोड़ा सा पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान लगाइए भाई। आइए
चलो यही रखते हैं। चलिए इस वाले को बताओ, ये क्या था हमारे पास भाई? एक किडनी था। क्या है जी? ये हमारे पास एक किडनी है। ये हमारे पास क्या होगा जी? वन पेयर ऑफ किडनी। चेक करो, इसमें हमारे पास एक क्या है? ब्लू वाला दिख रहा है और आपको एक रेड वाला दिख रहा है। रेड वाला हमारे पास, रेड वाले क्या है भाई? आर्टरीज है, और ब्लू वाले क्या है? वेन है। रेड वाला क्या है? आर्टरीज है, और ब्लू वाला क्या हो जाएगा? वेन आएगा। और ये हमारे पास दोनों तरफ हमारे पास क्या रहेंगे? ये हमारे पास किडनी के तरफ जुड़ रहे होंगे। हमारे पास एक, हमारे पास क्या हो जाएगा? आर्टरी। हमारे पास एक, हमारे पास क्या जुड़ेगा? किडनी में भी दोनों तरफ जुड़ रहा होगा, और हमारे पास दोनों तरफ वेन भी हमारे पास, और हमारे पास आर्टरीज भी, दोनों टाइप हमारे पास जुड़ रही होंगे किडनी के अंदर। और किडनी से ही हमारे पास क्या निकलता है? दो लाइन निकलती है हमारे पास लेफ्ट। अच्छा ध्यान रखो, हमारे पास क्या कहते हैं? अरोटा कहेंगे। और हमारे पास जो लेफ्ट हमारे पास आर्टरीज क्या कहेंगे? अगर हमारे पास लेफ्ट में लगाएगा तो हमारे पास लेफ्ट रेनल आर्टरीज कहलाएगा, और राइट में लगा रहा होगा तो राइट रेनल आर्टरीज कहलाएंगी। उसी तरीके से हमारे पास वेन क्या रहेगा? अगर वेन रहेगा तो लेफ्ट रेनल वेन कहलाएगा, और राइट में रहेगा तो राइट रेनल वेन कहलाएगा। और हमारे पास इसमें देखो, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट वेन। आगे समझ में? हमारे पास अब देखो, यहां से इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे यूरेटर। तो जो लेफ्ट में रहेगा उसको लेफ्ट यूरेटर कहेंगे, और जो राइट में रहेगा उसको राइट यूरेटर कहेंगे। सिर्फ एक के बारे में बताया गया, तो आप इसका अपना कॉन्सिक्वेंस भी समझ सकते हैं। और हमारे पास इसके अंदर ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? एक छोटा सा हमारे पास बॉक्स होगा, जिसको क्या कहते हैं? यूनिब्लेडर। और यहां से हमारे पास टॉयलेट जो बाहर निकल जाएगा, इसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहा जाता है। तो अब हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है? नेफ्रॉन हमारे पास कहां मिलता है? नेफ्रॉन इस जगह मिलता है। इसका जो किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, फिल्ट्रेशन यूनिट हमारे पास किडनी का क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की कहानी हम कहां पढ़ रहे हैं? यहां पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या है नेफ्रॉन के अंदर? ऐसा क्या है नेफ्रॉन के अंदर? तो हमारे पास ये ऐसा काम कर पा रहा है। तो नेफ्रॉन के अंदर हमारे पास देखिए, चलिए आइए देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। चलिए ऐसा हमारे पास होता है। अब बताइए, एक हमारे पास अगर हमारे पास ऐसा एक किडनी है, तो यहां पे हमारे पास क्या जा रही है? हमारे पास ऐसा जा रहा है, एक हमारे पास क्या जा रहा है? आर्टरीज जा रहा है। क्या जा रहा है? आर्टरीज। और इस आर्टरीज के अंदर हमारे पास क्या है? डस्ट पार्टिकल वाले जितने भी हमारे पास डस्ट है, यानी हमारे पास जितने अंदर इसके डस्ट है, अमाइनो एसिड फलान लिगैंड जो भी है, वो इसके अंदर ऐसा ब्लड जा रहा है जिसके अंदर क्या है? डस्ट पार्टिकल मान लेते हैं, यानी वेस्ट पार्टिकल मान लेते हैं। वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड हमारे पास आर्टरीज के थ्रू कहां जा रहा है जी? एक किडनी के अंदर जा रहा है। और किडनी के अंदर जा रहा होगा तो हमारे पास क्या होगा? अब इसके बाद की कहानी यहां देखिए, अब सुनिए। हमारे पास ब्रांच ऑफ द रेनल आर्टरीज, यानी आर्टरीज के थ्रू से, यानी हमारे पास आर्टरीज के थ्रू कौन सा ब्लड जाएगा? ये मैं इसको वेस्ट नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए हमारे पास डस्ट वाला हमारे पास क्या जाएगा? ब्लड, डर्टी ब्लड इसको कह लो, डस्ट वाला ब्लड या डर्टी ब्लड कह लो। तो डर्टी ब्लड हमारे पास यहां जाएगा, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हमारे पास क्या रहेंगे? इसे फिल्ट्रेशन यूनिट हमारे पास नेफ्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास ब्लड जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको गुच्छे की तरह आपको चीजें दिख रहा होगा। क्या है? एक गुच्छा जैसा आपको चीज दिख रहा होगा। इस गुच्छा जैसा चीज में क्या होगा? यहाँ पे बार बार हमारे पास ब्लड का आएगा, बार बार हमारे पास ब्लड जा रहा होगा। तो यहाँ से हमारे पास इस दो चीजें होता है। क्या क्या चीजें होता है? ध्यान से समझो। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे होता है फिल्टर, और जो फिल्टर होगा यहाँ पे जो आर्टेरियल मटेरियल बच जाएगी, उसको क्या कहते हैं? फिल्टर्ड। क्या कहते हैं? फिल्टर कहा जाता है। इसको फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहेंगे जी? फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट में क्या रहेगा? ये हमारे पास यहाँ पे अब सिर्फ ये बात बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल बात ये गलत है कि यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस रहेगा। यहाँ हमारे पास ग्लूकोज हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, नाइट्रोजिनस बेस हो सकता है, यूरिया हो सकता है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है। इवन वाटर भी हमारे पास हो सकता है। तो यहाँ से वेस्ट मटेरियल के, ये सिर्फ वेस्ट मटेरियल नहीं है, आप लोगों को पता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये भी सारे हमारे पास काम की चीज है। तो यहाँ पे वो रिलीज कर देते हैं, और हमारे पास इसके अंदर ब्लड हमारे पास इसके बहुत सारे ट्यूब्यूल से होते होते हमारे पास कहां जाएगा? वो आगे की तरफ मूव ऑन हो जाएगा। हमें इससे कोई काम नहीं है, हमारा यहां तक काम है। आया बात समझ में? अब आइए हमारा कहां तक। अभी देखो हमने वेस्ट पकड़ो। वेस्ट कहां से आया? हमारे पास ब्रांच ऑफ, हमारे पास क्या? रेनल आर्टरीज से कहां आया? हमारे पास इसको जहां पे एक कप में हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल यानी फिल्ट्रेट हमारे पास मिल रहा है, इसको कहते हैं बामन
कैप्सूल। क्या कहेंगे? बामन कैप्सूल। ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या कहलाएगा? बामन कैप्सूल कहलाएगा। और बामन कैप्सूल में आपको जो छोटे छोटे हमारे पास ऐसे बहुत सारे कैपिलरीज जैसा मटेरियल दिख रहा है, जहां से हमारे पास ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि जो ये फिल्ट्रेट होते हैं इनका साइज छोटा होता है, इसलिए निकल रहा है। अभी कहोगे इसमें तो हीमोग्लोबिन भी होता है, आरबीसी भी होता है, ये क्यों नहीं निकल रहा? भाई वो ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल इसलिए वो नहीं निकल पा रहे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा। इसको क्या कहेंगे? हमारे पास ग्लोमरस कहेगा। क्या कहेंगे? हमारे पास ग्लोमरस कहा जाएगा। और ग्लोमरस हमारे पास देखो, जैसे यहाँ पे हमने ये सारा मटेरियल फिल्ट्रेट हुआ, हमारे पास निकला है इस वाले मटेरियल को, तो ये मटेरियल कहां जाएगा? आगे। हमारे पास आगे ऐसे ट्रांसमिट होता रहेगा। आगे हमारे पास क्या होगा जी? ट्रांसफर होता रहेगा। और जैसे ही आगे ट्रांसफर होगा तो हमें पता है कि इसके अंदर सिर्फ वेस्ट मटेरियल नहीं था। वेस्ट मटेरियल तो सिर्फ हमारा नाइट्रोजनस बेस है, बाकी सारे हमारे पास काम का चीजें हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे जो आपको रेड रेड वाला हमारे पास क्या दिख रहा है? आर्टरीज दिख रहा है, उसके अंदर दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई? रीएब्जॉर्प्शन। ध्यान रखना, रीएब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? हमारे पास नेफ्रॉन के पास होता है। तो हमारे पास ये कहां होता है? ट्यूब्यूल के पास। कौन सा ट्यूब्यूल के पास? हमारे पास इस वाले जो पास में रहेगा उसको कहते हैं पीसीटी। क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारे पास कहेंगे। और हमारे पास प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल हमारे पास उसको रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा, और जैसे जैसे हमारे पास दूर जाएगा इसके अंदर हमारे पास मटेरियल क्या हो जाएगा? सारा कंटेंट बचा जाएगा। और इसको क्या निकाल जाएगा? वेस्ट मटेरियल यहाँ पे, जो कि क्या हो सकता है? नाइट्रोजनस बेस खास करके होता है। क्या निकाल जाएगा? इसको बाहर निकाल दिया जाता है, नाइट्रोजनस बेस को बाहर निकाल जाता है ये। और हमारे पास इसको क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। और ये हमारे पास क्या सारा कारण हमारे पास कलेक्टिव डक्ट होता है, जो कि कलेक्ट करता है जितने भी वेस्ट मटेरियल रहेगा उसको कलेक्ट कर दिया जाता है। और इसी कलेक्शन को जैसे ये काम हमारे पास यहाँ पर हो जाता है, हमारे पास यहाँ पे अंदर हमारे पास हो जाता है, किसके अंदर? किडनी के अंदर। तो हमारे पास एक कलेक्टिव, हमारे पास जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के थ्रू जैसे हमारे पास कलेक्ट हो जाता है, इस यूरेथ्रा के थ्रू कहां भेजा जाता है? गोल्ड ब्लैडर में। और जैसे हमारे पास गोल्ड ब्लैडर में निकलता है, हमें प्रेशर आने से हमारे पास ये चीजें निकल जाता है। तो सारा काम हमारे पास ऐसे होता है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को ये समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज था। ठीक है जी, ये बहुत अच्छा चीज था। ठीक है जी। तो अब हमारे पास इस चीजों को आप लोग समझ सकते हैं, अपने भाषा में इस चीजों को लिख देना, क्या क्या फंक्शन होता है, किस तरह होता है। तो आप लोगों से हमारे पास एक दिल से बहुत तमन्ना है, और उस तमन्ना क्या है? थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आपने इस जगह तक अभी तक टिके रहे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कोई भी आप लोगों का डाउट है तो उसको कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम एक्शन जरूर लेंगे। और अगला हमारे पास जो सीरीज चलने वाला है, T20 सीरीज चलने वाला है। तो ऐसे ही अपने पढ़ाई लिखाई को अपने थोड़ा सा और पावरफुल बनाइए, और चीजों को इम्पैक्ट तरीके से पढ़िए। और मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो में, किसी ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय, राधे राधे।